दोस्तों जून 2026 यानी इसी महीने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतिहास में सबसे ज्यादा 4399 दिन तक लगातार इलेक्टेड रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। Historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Shri Narendra Modi ji। अब इसके बाद नेहरू की साइड वाले लोगों का कहना है कि टेक्निकली मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, यानी फुल ऑन मोदी वर्सेस नेहरू चल रहा है मीडिया एंड सोशल मीडिया दोनों जगह पर। आइए इस पे बात करते हैं। And now the time comes when we shall redeem our pledge. प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं तोड़ा, इस पर पूरी बहस में 3 लॉजिक दिया जा रहा है, जिसको हम वन बाय वन समझते हैं। पहला लॉजिक आ रहा है ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस और इनके इकोसिस्टम से, जहां वो आंकड़ों को भी देते हुए ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पीएम नेहरू के बराबर नहीं पहुंचे। कांग्रेस, द टेलीग्राफ और लेफ्ट लिबरल थिंकर्स का खेमा इस आंकड़े को एक अलग नजरिए से देखता है। उनका कहना है कि इस तुलना में बुनियादी कॉन्टेक्स्ट की अनदेखी की गई है। उनका लॉजिक है कि नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को ही पीएम बन गए थे और 27 मई 1964 को अपने निधन तक कुल 16 साल 286 दिन यानी 6130 दिन पद पर रहे। चूंकि भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, इसलिए इलेक्टेड पीएम के रूप में उनका कार्यकाल 13 मई 1952 से गिना जा रहा है। ऑपोजिशन के अनुसार इंटरिम गवर्नमेंट के दिनों को छोड़ना नेहरू के योगदान को कम करने या आंकने की कोशिश है। इसके साथ ही नेहरू को सपोर्ट करने वालों का जो पक्ष है, एक लॉजिक है, उन्होंने कहा कि भाई नेहरू ने उस दौर में डेमोक्रेसी को सींचा जब देश लिटरेसी, गरीबी और विभाजन के दंश से जूझ रहा था। उन्होंने आईआईटी, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई और डेमोक्रेटिक मर्यादाओं को एस्टैब्लिश किया। वहीं इस धड़े का यह भी कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा कार्यकाल यानी 2024 पूर्ण बहुमत का नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का है, जबकि नेहरू अपने तीनों चुनावों में भारी बहुमत से जीत कर आए थे। एक और सबसे बड़ा लॉजिक कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पुराने नेता और अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट आशुतोष का कहना है कि नेहरू जितना महान कोई हो ही नहीं सकता। इसके पीछे वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि जिस आदमी को खुद गांधी ने चुना हो, उनकी महानता का किसी से मुकाबला नहीं हो सकता। नेहरू जैसे नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं और वो देश के महानतम नेता थे। अब इन सारे लॉजिक्स और कमेंट्स पर अगर आप अपना कोई लॉजिकल कमेंट देना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना क्या लगता है आपको। बाकी दूसरा पक्ष भी जान लेते हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि भाई लोकतंत्र में केवल जनता द्वारा डाले गए वोटों और ऑफिशियल चुनी गई संसद के दिनों को ही गिना जाना चाहिए। 47 से 52 के बीच नेहरू बिना किसी आम चुनाव के सिलेक्ट होकर प्रधानमंत्री पद पर थे, इसीलिए इलेक्टेड दिनों की तुलना ही सबसे सटीक और जस्टिफाइड है। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि नेहरू के पास एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली या ऐसे बैकग्राउंड का फायदा था, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बेहद सिंपल एंड हम्बल बैकग्राउंड से आकर बिना किसी पॉलिटिकल विरासत के लगातार 3 बार देश के प्रधान सेवक बने। इस खेमे का मानना है कि पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल में भारत ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया का लीडरशिप किया और नेशनल सिक्योरिटी जैसे आर्टिकल 370 सर्जिकल स्ट्राइक पर कड़े फैसले लिए। घुसपैठ पर भी इसी सरकार में सबसे ठोस काम भी हुए हैं। अब इन दोनों साइड्स के अलावा खुद को न्यूट्रल बताने वाले लोग भी हैं, जिन्होंने अपना तीसरा लॉजिक दिया है। 2 अलग अलग दौर के 2 लीडर्स को अगर राजनीति के चश्मे को उतार कर देखा जाए तो एक न्यूट्रल एनालिसिस यही कहेगा कि नेहरू और मोदी की तुलना करना 2 अलग अलग आइलैंड की तुलना करने जैसा है। दोनों के समय में चैलेंजेस और भारत की कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले तो नेहरू के दौर में भारत को 0 से 1 पर लाने की चुनौती थी, जहां सुदूर गांवों तक पोलिंग बूथ पहुंचाना, देश में एकजुटता रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा थी, यानी बेसिक्स को करेक्ट करना। इसके अलावा यह बात तो सच है कि नेहरू के समय भारत की इकोनॉमी को संभालना, नए बने पड़ोसी से देश को बचाना और देश के अंदर हुए बंटवारे की नफरत से बचाना भी एक चैलेंज था। लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी के दौर में दिक्कतें उनसे कम थी। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश की कमान संभाली तब देश की इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी। देश घोटालों के बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा था। बैंकिंग सेक्टर में आम आदमी को लाने, घुसपैठ और बॉर्डर फेंसिंग के साथ ही टेलीकॉम और इंटरनेट की क्रांति में पिछड़ चुके भारत को आगे ले जाने का चैलेंज था। देश उस टाइम एक पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था, क्योंकि गठबंधन की सरकारों में कानून बनाना और पास करना दिक्कत वाली बात थी। वहीं मोदी को एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स मिली थी। देश के बड़े कॉर्पोरेट्स भारी कर्ज में डूबे थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी डूबे हुए कर्ज के बोझ तले सारे थे। वहीं एक सबसे बड़ा चैलेंज वो है जिसको मोदी की ताकत की तरह देखा जाता है। नेहरू के दौर में इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। सरकार को अपने फैसलों को लागू करने के लिए एक लंबा समय मिलता था। 2014 तक भारत डिजिटल युग में एंट्री कर चुका था। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों के कारण सरकार के हर छोटे बड़े फैसले की तुरंत रियल टाइम रिव्यू होने लगती थी और जनता में पेशेंस कम था और तुरंत नतीजों की मांग थी। 1947 में चीन खुद इंटरनल कॉमोशन से जूझ रहा था और भारत आर्थिक रूप से एशिया में
में एक मजबूत स्थिति में था, लेकिन 2014 तक चाइना एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर और मिलिट्री सुपर पावर बन चुका था। भारत को न केवल अपनी इकोनॉमी को तब तक संभालना था, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में चीन को टक्कर भी देनी थी। एक तरफ जहां नेहरू 0 से 1 तक भारत को ले गए, वहीं मोदी ने 1 से 100 तक का सफर तय किया है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी को सुधारना भी एक बड़ा चैलेंज था, और उसमें तो खैर हमने क्या ही तरक्की की है, वो ज्ञानी लोग कमेंट करके बताएं कि कितना सुधार हुआ है। बाकी इन सारे लॉजिक्स के बीच कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अलग राय अपनी रखते हैं। इनमें से एक लॉजिक है डॉक्टर आनंद रंगनाथन का, जहां वो अक्सर नेहरू काल के उस पहलू को सामने लाते हैं जिसे मेन स्ट्रीम के इतिहास में दबा दिया गया है। उनके हिसाब से नेहरू देश के पहले और सबसे बड़े डिक्टेटर थे। क्यों, ये सुनिए आप उनकी बात। जितना नेहरू जी ने स्टाइफल करी फ्री स्पीच, जितना उन्होंने बुक्स को बैन किया, जितना उन्होंने फिल्म्स को बैन किया, जितना उन्होंने ऐसे एक्ट्स लाए, प्रेस फ्रीडम को बैन किया अपनी विम्स और फैंसीज पे, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इतना नहीं किया। डॉक्टर आनंद रंगनाथन के हिसाब से देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही देश की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए किया गया था। नेहरू सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए पहला संशोधन किया था। अब इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। सब खुश थे कि देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र मिल गया, लेकिन ठीक 15 महीने बाद 1951 में नेहरू सरकार को संविधान को ही बदलना पड़ा। दरअसल संविधान बनते ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए थे। पहला मामला था फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, जहां नेहरू सरकार कुछ पत्रिकाओं पर बैन लगाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि नागरिकों को बोलने और लिखने की पूरी आज़ादी है, सरकार नहीं रोक सकती इसे। दूसरा बड़ा कारण था जमींदारी प्रथा का अंत। नेहरू सरकार चाहती थी कि भूमि सुधार कानून लाना, लेकिन तब के जमींदारों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट जाना ठीक समझा। कोर्ट ने कहा कि जमीन छीनना इक्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार के हाथ पूरी तरह बंध चुके थे। तभी नेहरू सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने जुडिशरी को ही बैकफुट पे डाल दिया। पहले संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ी गई 9th शेड्यूल। इसके बाद देश में बवाल मच गया। संसद के अंदर विपक्ष के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के सामने दहाड़ते हुए कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। देश के बड़े बड़े अखबारों ने इसके विरोध में अपने एडिटोरियल पन्ने खाली छोड़ दिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आनंद रंगनाथन कहते हैं कि नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही मजरूर सुल्तानपुरी जैसे कवियों को सरकार विरोधी कविता लिखने के लिए जेल भेजा गया था, और कई विदेशी व स्वदेशी किताबों और फिल्मों पर बैन लगाया गया था। अब सोचिए आप कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें से कुछ भी कर दें तो क्या रिएक्शन आएगा। बस यही बात मोदी के लिए चैलेंजेस में गिनी जाती है, जहां पर वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम के सामने खड़े हैं। नेहरू के पास कांग्रेस की लेगेसी थी और सामने ऑपोजिशन के नाम पर कोई ताकतवर नहीं खड़ा था। इसके ठीक उल्टा कांग्रेसी और ऑपोजिशन के हिसाब से देखें तो मोदी एक कोलिशन की सरकार चला रहे हैं, जो नेहरू ने कभी नहीं चलाई। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्टर्स उनको नेहरू से बेटर मानते हैं। इसके साथ ही एक बात यह भी बताई जाती है कि नेहरू को 1962 में मिली हार ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया जिसने उनके निधन तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसके लिए वो नेहरू को ही दोष देते हैं कि चाइना पर उनका जरूरत से ज्यादा भरोसा उनके और दोनों देशों के लिए घातक साबित हुआ। उनके और देश दोनों के लिए घातक साबित हुआ। उसी दौरान अक्साई चीन हमारे हाथों से चला गया। ग्वादर भी हमारे पास से नेहरू के दौर में ही गया। 1950 के दशक के दौरान ओमान ने ग्वादर को बेचने की पेशकश भारत को की थी, लेकिन नेहरू की सरकार ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। पर दोस्तों, दो अलग अलग टाइम के दो बड़े नेताओं का कंपैरिजन करना वैसे लॉजिकली ठीक नहीं लगता, लेकिन बावरा मन प्रपंच की बात तो करता ही। बस वही यहां भी हो रहा है। बाकी इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप नेहरू और मोदी में से किसी एक को दूसरे से बेटर समझते हैं तो क्यों समझते हैं और क्या रीजन है आपका, वो लिखेंगे तो हमको पढ़ने में मजा आएगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्टर्स लाइक करें और पीएम नेहरू के सपोर्टर्स कमेंट में अपना लॉजिक दें। देखते हैं ज्यादा लाइक आता है या कमेंट आता है। बाकी जैसे कि हमने आपको बताया, डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की, चाहे वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो या इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इस पॉडकास्ट को भी आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।